हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। इस वीडियो में हम आपके 8th क्लास की ज्योग्राफी से एमसीक्यू कर रहे हैं। प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिए। और 3 हमारे यूट्यूब चैनल है इसके अलावा, और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको वीडियोज मिलती रहेंगी। चारों चैनल पर अलग अलग वीडियोज होती हैं। इस सीरीज में हम 5000 एमसीक्यूज कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर हम सारा सिलेबस एमसीक्यू में करेंगे। 6 to 12 तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। और आपके टीजीटी के साथ साथ पीजीटी की भी तैयारी करवाई जाएगी। आप कोई भी सुपर टेट, रीट, यूपी टेट, एच टेट, सी टेट या फिर केवीएस, डीएसएसबी, सब एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। आप कोई भी इंडिया में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, सभी एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और कमेंट बॉक्स में आंसर भी दीजिए। प्रेयरी कहा जाता है। देखिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आंसर इस तरह से रिप्लाई दीजिए कि आप लाइव में टेस्ट दे रहे हो, इतना ही सीरियस हो गए। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप जब तक एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी। आप जब एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लोगे, और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट एमसीक्यू में इसलिए इस तरह से लेके आई हूँ, जो भी टॉपिक है आपके, हर टॉपिक को अच्छे से हम कर रहे हैं। उससे बार कोई भी क्वेश्चन आपके नाम पूछा जाए, इस तरह से हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट लेके आए। तो प्रेयरी क्या है? प्रेयरी कहा जाता है। प्रेयरी किसको कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास स्थल है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास स्थल है उसे प्रेयरी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास स्थल है उसे हम क्या कहा जाता है? प्रेयरी कहा जाता है। इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, प्रेयरी है, प्रेयरी प्रदेशों में उच्च तापमान होता है। जो उन महाद्वीपों में होता है जहाँ पर तापमान उच्च है, मतलब ज़्यादा तापमान है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो यहाँ का जो तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है प्रेयरी का। जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग में तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह प्रदेश जो है, जो प्रेयरी है, ठंड शीत ऋतु में मोटी बर्फ से ढक जाता है। यहाँ वर्षा सामान्यतः होती है, और जो वर्ष, ठीक है, घास पनपने के लिए अनुकूल होती है। उत्तर दक्षिण के बीच में कोई अवरोध न हो, उसके कारण चिनूक नामक एक गर्म स्थानीय पवन है। ठीक है, तो चिनूक जो स्थानीय पवन है वो कहाँ पे है? वो भी प्रेयरी में है आपके। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। प्रेयरी कहा जाता है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल पर। यहाँ पर गर्मियों में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता है और सर्दियों में नीचे चला जाता है -20 डिग्री, और सेल्सियस बहुत ज़्यादा ठंड होती है और बर्फ़ से ढक जाता है जो है, और चिनुक हवा यहाँ पे चलती है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए उपयुक्त है? तो वो है वेदिका फार्म। क्या है वो? वेदिका फार्म। इसे हमसे पूछा कि कौन सी विधि है जो तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वो है आपका वेदिका फार्म। सी आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। आंसर कौन सा सही होगा? सी बिल्कुल सही होगा। सी आंसर वेदिका फार्म, सी आंसर यहाँ पे होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए उपयुक्त है? वो है उपयुक्त है, तो वो है वेदिका फार्म। तीव्र ढालों वाले सतह पर यदि वेदिका फार्म पद्धति के द्वारा कृषि की जाती है तब मृदा का अपरदन है वो सबसे कम होता है। मतलब जब अगर वेदिका फार्म विधि से तीव्र ढालों वाले जगह पर अगर हम खेती करेंगे तो क्या होगा? मृदा अपरदन सबसे कम होगा। तो मृदा अपरदन यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और आंसर दीजिए। पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि है जो सबसे उपयुक्त है? तो कौन सी विधि है जो उपयुक्त है, ये हमसे पूछा है। पहाड़ी ढालों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सी विधि है जो सबसे उपयुक्त है? वो है समोच्च रेखीय जुताई। आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए बिल्कुल सही होगा, समोच्च रेखीय जुताई। पहाड़ी ढालों पर समोच्च रेखीय जुताई मृदा अपरदन को रोकने की सबसे उपयुक्त विधि है। किसी पहाड़ी डालों पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल के नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है, जबकि तटीय और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्षों को कतारों में लगाया जाता है ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके, और इस विधि को जो रक्षक मेखला कहते हैं। ठीक है, तो पहाड़ी डालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सी विधि सही है? समोच्च रेखीय जुताई। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गीदों के लुप्त होने का सबसे बड़ा
जो कारण है वो कौन सा है? गीदों के लुप्त होने का सबसे बड़ा कारण कौन सा है? वो है डिक्लोफेनिक। ये डिक्लोफेनिक एस्पिरिन जैसी पीड़कनाशी दवा, ये जो दवा है गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के लिए एक खाते हैं, जो गिद्ध हैं जो मृत जीव जंतु हैं उनको खाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, इन्हें पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक भी माना जाता है। पर्यावरण के लिए जो गिद्ध है वो इम्पोर्टेंट है, किंतु भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफेनिक एस्पिरिन और इब्रुप्रोफिन जैसी पीड़कनाशी दवाओं से किया जाता है, गिद्धों द्वारा इनको, ठीक है, जो मान लो पशु है हमारे घर में, गाय हैं, भैंस है, वो बीमार हो गई तो उनके उपचार के लिए कौन सी दवाई दी जाती है? डिक्लोफेनिक एस्पिरिन ये और इब्रुप्रोफिन दवाई दी जाती है। जब वो जीव मर जाते हैं, मतलब गाय भैंस मर गई, ठीक है, और उनको अगर वैसे उनको छोड़ दिया गया, उनको अगर ये गिद्ध खा लेते हैं तो गिद्ध है ना, उनकी किडनी खराब हो जाती है, ठीक है। गिद्ध इनको खा लेते हैं, इनके अवशेषों को, तो गिद्धों की किडनी खराब हो जाती है और गिद्ध मर रही है। ये आपके सीटेट में पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो गिद्धों के लुप्त होने का कारण क्या है? जो ये खाते हैं, मतलब डिक्लोफेनिक एस्पिरिन और इब्रुप्रोफिन से इनकी जो किडनी है वो हो रही है खराब, और इससे इनकी मृत्यु हो रही है। ये वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के संबंध में को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। उपरोक्त विवरण किसको निरूपित करता है? तो किसको निरूपित करता है? ये जैव मंडल निश्चय बायोस्फीयर। आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर होगा यहाँ पे बी, बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे जैव मंडल निश्चय कहा जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व। आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे? बी आंसर बिल्कुल सही होगा। जैव मंडल निश्चय या बायोस्फीयर रिजर्व वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित, ठीक है, तो रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है और विकास के बीच इसके संबंध को दर्शाते हैं। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा करने के लिए निर्धारित किए गए जो प्राकृतिक राष्ट्रीय उद्यान कहलाते। तो यह वैश्विक द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। तो वो क्या है? निश्चय बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और आंसर दीजिए। संकटग्रस्त प्राणी जात के बारे में ये हमसे पूछा। संकटग्रस्त प्राणी जात के बारे में यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा? संकटग्रस्त वन्यजीव प्राणी जात और वनस्पति जात व्यापार परिपाटी के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? सही वाला बताना है। यह विभिन्न देशों की सरकारों के बीच एक समझौता है, ए बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत पक्षियों और प्राणियों के अवैध व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है, दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। CITES द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंजेंडर्ड स्पीसीज ऑफ वाइस, ठीक है, इस सरकारों के बीच समझौता। इसमें पशु पक्षियों की अनेक प्रजातियों की सूची बनाई गई है। इन सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन बिल्कुल सही होंगे। आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही होगा। दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन से कारक है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं? तो कौन कौन प्रभावित करते हैं? स्थलाकृति, खनिज, मृदा, सामाजिक कारक और सांस्कृतिक कारक, ये सभी इसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो स्थलाकृति भी है, खनिज, मृदा, सांस्कृतिक कारक और सामाजिक कारक, ये सभी इसको प्रभावित करते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है भौगोलिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारक। स्थलाकृति, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है। जलवायु, लोग सामान्य रूप से
चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में रहना चाहते हैं। मृदा, उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में होंगी और चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी उपजाऊ क्षेत्र माने गए हैं। जल की उपलब्धता खनिज निक्षेपों का अधिक है। देखिए जनसंख्या को क्या प्रभावित करते हैं, वहाँ की स्थलाकृति कैसी है, वहाँ पे खनिज मिल रहे हैं, क्या हम जो चाहते हैं वो हमें सारी चीज़ें फुलफिल कर रही है, जीने योग्य जो भी हमें चाहिए क्या वो सारी चीज़ वहाँ पे है, वहाँ की उपजाऊपन है, क्या वहाँ पे खेती अच्छे से हो सकती है, क्या वो इलाका सेफ हमारे लिए मतलब भूकंप वगैरह से फ्री है, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे भूस्खलन होने का डर रहता है। आपने देखा होगा जहाँ पे रहने के लिए अनुकूल जगह होती हैं बिल्कुल वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है, जहाँ पर रहने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं वहाँ पे कम जनसंख्या होती है। ठीक है, हमें जो पानी की, जो खनिज पदार्थों की, खाने की जो वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है, मिट्टी कैसी वहाँ पे, सांस्कृतिक जीवन कैसा, वहाँ का सामाजिक जीवन कैसा है, तो ये चीज़ें मैटर करती है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने के लिए। अगर जनसंख्या परिस्थितियाँ अनुकूल हैं तो जनसंख्या ज़्यादा होंगी, अगर परिस्थितियाँ विपरीत हैं तो जनसंख्या कम होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी आंसर इसका होगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर से क्या अभिप्राय है। प्राकृतिक वृद्धि दर, जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है उसे प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर परिवर्तन प्राकृतिक कारण है। जनसंख्या परिवर्तन में एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। एक देश की जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है, प्राकृतिक वृद्धि दर का तेजी से बढ़ना। तो प्राकृतिक वृद्धि दर में क्या आता है, किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है उसे प्राकृतिक दर कहते हैं। ओके, आपको बताना कौन सा कथन है जो सही है। वे लोग जिन्हें किसी देश को छोड़ते हैं वो उत्प्रवासी होते हैं, और वे लोग जो बाहरी देश से किसी नए देश में आते हैं तो वो अप्रवासी होते हैं। दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, दोनों असत्य हैं। जो लोग किसी देश को छोड़ते हैं वो उत्प्रवासी होते हैं, और वे लोग किसी बाहर देश से किसी नए देश में आते हैं वो होते हैं अप्रवासी। तो दोनों ही असत्य हैं, डी आंसर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे है, किसी देश की जनसंख्या का उस देश के आर्थिक विकास से क्या संबंध होता है, क्या संबंध होता है ये हमें बताना है। जनसंख्या अधिक होने पर आर्थिक विकास पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या पिरामिड के बारे में ये क्वेश्चन आपको बताना है। जनसंख्या पिरामिड के बारे में कौन सा कथन है जो सही होगा वो आपको बताना है। जनसंख्या पिरामिड के बारे में, यह किसी देश की जनसंख्या का अध्ययन करने की एक विधि है, बिल्कुल सही है। जो जनसंख्या पिरामिड है वो किसी देश की जनसंख्या संगठन का एक अध्ययन है, बिल्कुल सही है। और जनसंख्या पिरामिड में बच्चों की संख्या को ऊपरी और वृद्धों को निचली संख्या में रखा जाता है, ये सही नहीं है। जो वृद्ध है उनको ऊपरी में और जो बच्चे उनको निचले में। ठीक है, यदि देश में जन्म दर और मृत्यु दर ऊंची हो जाती है, जो जनसंख्या पिरामिड संकरा हो जाता है, तो यहाँ पर ए और सी सही होगा। ए और सी बिल्कुल सही है। ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके लिखिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 और हमारे यूट्यूब चैनल है और एक हमारा यूट्यूब चैनल है, उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, जिसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दूँगी। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।